नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। जो ई और आर ओ की तैयारी करने वाले बच्चे हैं इस वीडियो को जरूर देखें। और आपको मेरे चैनल पे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने सिलेबस के अनुसार ई और आर ओ का जो सिलेबस है आपका उसमें भाग 2 है। उस भाग 2 में राजस्थान नगर पालिका एक्ट के 3 से 4 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब ये है राजस्थान नगर पालिका का राजस्व जो है वो हमारा चल रहा है। और जो राजस्व हमारा चल रहा है उसके बारे में हम जानकारी जुटाएंगे जिसकी एक क्लास हमने पहले कर चुके हैं। राजस्व से संबंधित जो धाराएं हैं वो धारा 101 से लेके धारा 140 तक है। इसमें हमने धारा 101 से लेके धारा 113 तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, जो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, आज हम क्लास में करेंगे धारा 114 से धारा 130, है ना। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमने देखो पिछली क्लास में पढ़ा था कर जो है धारा 102 और धारा 103 में जो कर वर्णित है वो वाले कर लगा सकते हैं नगर पालिका अपने स्तर पर राज्य सरकार के आदेश के अनुसार। कर को लगाने की प्रक्रिया मतलब कर को लागू करने की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने जानकारी कर ली। कौन कौन सी जगह पे छूट मिल सकती है कि कर वहां पे नहीं लगाए जाएंगे उसके उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली धारा 107 में। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ही कोई भी कर लगाया जा सकता है, कोई भी कर को वापस लिया जा सकता है, कोई भी कर में छूट प्रदान की जा सकती है केवल राज्य सरकार के आदेश के अधीन रहकर। किसी भी कर को कुछ टाइम के लिए स्थगित किया जा सकता है कि अगर ये जनता के हित में या लोक हित में प्रतीत नहीं होता है तो राज्य सरकार अगर कोई ऐसा आदेश दे देती है नगर पालिका को तो नगर पालिका उस कर को स्थगित कर सकता है कुछ समय के लिए या उसको खत्म भी कर सकता है। वो राज्य सरकार के आदेश में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाली सारी चर्चा हमने पिछले क्लास में कर ली है। अभी हम नई क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके आगे की धारा 114 से धारा 130 तक क्या क्या वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ऐसी ही बहुत ही अच्छी वीडियो सरल लैंग्वेज में राजस्थान नगर पालिका एक एक्ट जो है कहीं पे ही नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको। इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आपको अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो बहुत इजी वे में आपको चीजें समझ में आने वाली है। अगर आपने डायरेक्ट अगर बुक उठा के पढ़ी तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ने की कोशिश भी करी है। और पढ़ने की कोशिश करने के बाद काफ़ी मैसेज भी आए मेरे पास कि सर उसकी लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये वाला वीडियो देखो। ज़्यादा लंबे मैं वीडियो बनाता नहीं, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है बोरिंग हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ अपने लिए नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन फिर भी है ना, आपको 20 से 25 मिनट अगर आप एक वीडियो देखोगे उसके बाद अगर बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। बिल्कुल आपको। और इसके बाद मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी लाऊंगा जो आपने ईओआरओ की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आप सबको पता है कि सीटें बढ़ने वाली है, तो बहुत ही अच्छी बात है। जो भी तैयारी कर रहे हैं बस जी जान से तैयारी करिए। ठीक है, तो अपन चलो शुरू करते हैं। धारा 114। धारा 114 में लिखा हुआ है कि कतिपय जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बताऊं आपको। देखो, हम पढ़ रहे हैं कर कि किस तरह का टैक्स लगाया जा सकता है। तो अभी वर्तमान में जो है राजस्थान नगर पालिका नगर निगम या नगर परिषद में यूडी टैक्स वसूला जाता है। यूडी टैक्स। यूडी टैक्स क्या होता है? इसका मतलब है अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं नगरीय विकास कर। नगरीय विकास कर। इसका देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपका क्षेत्रफल है, फॉर्मूला लिख लो अगर आपको किसी को लिखना है तो, क्षेत्रफल इंटू वहां की डीएलसी दर, है ना, उस एरिया की डीएलसी दर और उसमें 2000 का भाग दिया जाता है। मानो किसी का एरिया है 100 गज। ठीक है, 100 गज, हम इसको 500 कर लेते हैं चलो। ठीक है, और वहां की जो डीएलसी दर है वो है 5000, है ना। तो इसमें दो 2000 का भाग, तो कितना हो गया ये। मैं थोड़ा एक सेकेंड इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 25,000 ये लो, और इसमें दे दो 2000 का भाग। जीरो से जीरो गई, बाकी कितना है 2500। 2500 मतलब 2 का भाग दिया तो 1250। ठीक है,
तो पूरे साल का जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 1200 रुपये पूरे साल का। अब ये मत सोचना कि सर इतना कम टैक्स होता है क्या, इतना कम टैक्स नहीं। यहाँ की जैसे डीएलसी अपन ने किसी भी क्षेत्र की अलग अलग हो सकती है, रेजिडेंशियल एरिया की अलग हो सकती है, कॉमर्शियल की अलग हो सकती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल की अलग हो सकती है। तो इस तरह से डीएलसी जो है हर साल जो आपके वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है तब निकाली जाती है। ये जो है राज्य सरकार के ही अधीन होती है, आदेश के अधीन, है ना। ठीक है। डीएलसी दर का मतलब होता है डीएलसी दर, डीएलसी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इस दर को तय करती है। ठीक। तो ये वाला जो टैक्स है अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, यही मूलतः नगर पालिका का राजस्व का ही स्रोत है ना। तो इसकी अभी ये वाला ही वसूला जाता है। तो हम देखो पढ़ते हैं धारा 114, तो कतिपय जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। अभी मैंने ये क्यों समझाया, ये भी आपको आगे समझ में आने वाला है। कतिपय जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। कर निर्धारक, जो कर निर्धारक है, टैक्स असेसर है, भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी से संबंधित निम्न कार्य को करने हेतु बाध्य होगा। मतलब जो भी टैक्स वसूलेगा नगर निगम की या नगर पालिका की तरफ से, वो जो उस भूमि या भूखंड है उसके जो स्वामी है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य करवाएगा। एक को निर्धारित फॉर्मेट में रिपोर्ट पेश करेगा जो निर्धारित हो, ऐसी जानकारी देगा जो आवश्यक हो। मतलब एक फॉर्म देगा कौन, यूडी टैक्स जो वसूल रहा है का आपका कर निर्धारक, किसको, भूखंड स्वामी को, कि आप इस फॉर्मेट में ये सारी डिटेल आपकी संपत्ति का विवरण भर के दो, कितने एरिया का है, कितना क्षेत्रफल है ना, तो ये सारा भर के दो, क्या उपयोग में ले रहे हो, ठीक है, क्या उपयोग में ले रहे हो, इसको सारी चीजों को भर के देगा, है ना। यदि कोई स्वामी या अधिभोगी जानकारी देने में असमर्थ है या देने से इनकार करता है तो कर निर्धारक स्वयं के विवेक के आधार पर कर निर्धारण करेगा। मान लो कोई भूमि का स्वामी ज्यादा शाना बन रहा है कि भाई साहब हम तो नहीं दे रहे, हम भर के इस रिपोर्ट को, है ना, हम भर के देंगे तो आप टैक्स वसूल लोगे। तो क्या होगा कि जो कर निर्धारक है, जो इंस्पेक्टर है, जो भी है, जो भी नगर पालिका कर्मचारी है, तो वो खुद अपने विवेक के आधार पर उसको भर देगा और उस पर लिख देगा स्वयं निर्धारण, मतलब सेल्फ असेसमेंट किया है मैंने, है ना। तो उसके हिसाब से टैक्स लागू हो जाएगा। अब इसमें ये क्या देखो खुद, अब इसमें क्या हो सकता है कि मान लो किसी की 100 गज की जमीन है और 100 गज की जमीन है ना, तो वो देने से कतरा रहा है, नहीं दे रहा, वो तो मना कर दिया भाई साहब। लेकिन अगर कर निर्धारक स्वयं निर्धारण के आधार पर अब नापेगा, नाप जोख में मान लो वो 125 गज निकल गई, है ना, उसने थोड़ा कब्जा वब्जा कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, या फिर नापने में, है ना, स्वयं निर्धारण कर दिया उसने, तो वो 125 गज पर टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए उस फॉर्मेट को चुपचाप से भर के दे देना चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है, धारा 114 में। फिर बाद में वो आएंगे भागे भागे कि भाई साहब संशोधन करो, हमारा तो क्षेत्रफल 100 गज का ही है, वो एक अलग प्रक्रिया है, हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है। धारा 115, धारा 115 में क्या लिखा हुआ है कि संशोधन के प्रयोजनों के लिए सूचना देने की बाध्यता। जब किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्तन किया जाए तो निर्माण पूर्ण होने की तारीख से 1 माह के भीतर भीतर नगर पालिका को सूचना देगा। मतलब कोई भी भूस्वामी या अधिभोगी कोई भी अगर किसी भी तरह का परिवर्तन कर रहा है, मान लो कि कोई जमीन पड़ी थी खाली, उसमें आप कंस्ट्रक्शन करके और कॉमर्शियल काम करने लग गया कोई भी, है ना, तो उसकी जानकारी किसको देगा, नगर पालिका को देगा। उसकी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ये कि नगर पालिका को सूचना देगा। अब कब देगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 1 माह के भीतर भीतर उसे सूचना देना होगा। यदि कोई अधिभोगी सूचना देने में विफल रह जाता है तो नगर पालिका द्वारा शास्ति वसूल की जाएगी। कितने रुपए, कम से कम 500 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे अगर नगर पालिका को सूचना नहीं दी और नगर पालिका को कहीं और से सूचना मिलती है। ये 115 में लिखा हुआ है। धारा 116, भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः दायी व्यक्तियों द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगर पालिका को सूचना देना। मतलब जब किसी भवन या भूमि पर या दोनों पर अधिरोपित कर संदाय के लिए हक का अंतरण किया जाए तो इस प्रकार हक अंतरण लिखित सूचना नगर पालिका को दी जाएगी, अर्थात बेचान करने पर, कर देने वाले की मृत्यु होने पर उसके वारिस को हक अंतरण की सूचना देनी होगी। स्पष्ट लिखा हुआ है कि 116 धारा में कि मान लो ये मेरी भूमि है और मैंने इसको, मान लो ये एक ही भूमि है और मैंने इसको बी को बेच दी, तो अब ये जो ट्रांसफर हुआ है ना, ये बेचा है, तो पहले तो टैक्स का जो बिल बनता था वो इसके नाम आता था, तो अब ये इसके नाम तो आएगा नहीं क्योंकि इसको तुमने तो भूमि बेच दी। तो इसकी सूचना नगर निगम को देनी होगी, कि नगर पालिका को देनी होगी कि हमने ये भूमि हमने इस पर्सन को बेच दी है, तो इसके नाम से ही बिल जारी किया जाए, है ना।
और ये है पहली शर्त। दूसरी शर्त कि मान लो इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने पर अब इसके भी जो भी हक रखने वाले लोग हैं, जो भी उत्तराधिकारी हैं, उनको सूचना देनी होगी कि अभी बिल इस नाम से नहीं इस नाम से बनाया जाए। तो ये धारा 116 में लिखा हुआ है। धारा 117 में क्या लिखा हुआ है? सूचना का प्रारूप। सूचना जो करदायी द्वारा दी जानी है वह द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार दी जाएगी। तो कोई ऐसा निर्धारित एक सिंपल सी एप्लीकेशन होती है और उस पे आपको ये रिटर्न में लिख के देना होता है। ठीक है, तो आपको नगर पालिका एक्ट में आपको दिखा दूंगा कि द्वितीय अनुसूची में किस तरह का फॉर्मेट है, तृतीय अनुसूची में किस तरह का फॉर्मेट है। एक डिमांड नोटिस का भी फॉर्मेट आता है अलग से, तो वो उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है कि केवल सूचना का प्रारूप धारा 117 के अंदर है कि द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची के अंदर जो प्रारूप वर्णित है उसके अनुसार सूचना दी जाएगी। धारा 118 में क्या लिखा हुआ है कि अंतःरीति के नाम का नगर पालिक रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन किया जाना। ऐसी सूचना जो नगर पालिका को मिले तो सूचना की जांच उपरोक्त संबंधित रजिस्टर में अपडेट किया जाएगा। मान लो कि नगर पालिका कोई सूचना मिली, जैसे ये कोई भी व्यक्ति आके ए व्यक्ति दे गया कि मैंने बी को पहचान कर दिया, तो नगर पालिका का जो रजिस्टर है ना, या जो भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर से मतलब ये मानो यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है ना, जैसे मान लो बिल इसके नाम पे आता था, तो इसके नाम पे बिल आता, तो अब इसके नाम ट्रांसफर करना है तो उसकी रजिस्टर में एंट्री होगी कि ये चीज थी पहले और इसको हटा के अब ये चीज कर दी है। इस तरह से रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी। धारा 119 अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय का दायित्व का बना रहना। यदि मूलतः दायी व्यक्ति अंतरण की सूचना, अंतरण मतलब नाम ट्रांसफर, एक तरह से मानो मतलब नया नाम, सूचना यथा समय नगर पालिका को नहीं देता है तो करों के संदाय के लिए तब तक उत्तरदायी माना जाएगा जब तक नगर पालिका को सूचना देकर रजिस्टर अपडेट न करा दिया हो। मतलब धारा 119 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सूचना देकर उसने अपडेट नहीं करवाया है तो जब तक वह अपडेट नहीं करा लेता है तब तक टैक्स देने की जिम्मेदारी उस प्रथम व्यक्ति की ही होगी। ठीक है, धारा 119 में लिखा हुआ है। धारा 120 कर मूलतः किससे उद्गरणीय होगा। ये देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर किससे लिया जाएगा। मान लो मेरी जमीन है और मैंने इसको रेंट पे, ये लो रेंट पे या फिर लीज पे दे दिया। ठीक, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन देखो क्या मस्त है, मैंने इसको 1 साल या 2 साल या 3 साल जो भी है मैंने लीज पे दे दिया। तो अब मुझसे टैक्स वसूलेंगे या यूज करने वाले से टैक्स वसूलेंगे उसके बारे में स्पष्ट उल्लेख है। कर मूलतः उस व्यक्ति से वसूलनीय होगा जो वास्तव में भवन या भूमि का वास्तविक अधिभोगी है। क्या लिखा हुआ है? जो वास्तव में अधिभोगी है। अब मान लो इसने तो रेंट दे दिया, रेंट पे दे दिया, यूज तो कौन कर रहा है? रेंट जिसने लिया है वो कर रहा है, रेंट जिससे लिया है। अब क्या होता है कि मैं बताता हूँ, इसको अपन पूरा देख लेते हैं। जिसे राज्य सरकार या नगर पालिका से पट्टे भी मिले हों, संपत्ति पट्टे पर दी गई हो तो पट्टाकर्ता से या वरिष्ठ पट्टाकर्ता से, है ना। यदि मूलतः दायी व्यक्ति से किसी राशि की वसूली में विफलता रहती है तो वास्तविक अधिभोगी से भी राशि वसूल की जा सकती है तथा अधिभोगी मूलतः दायी व्यक्ति से गुजराई प्राप्त मुजराई तथा अधिभोगी मूलतः दायी व्यक्ति से मुजराई प्राप्त करने का हकदार होगा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, देखो ये मेरी जमीन है ना। अब इसमें जो प्रथम दृष्टया जो टैक्स देने का दायी व्यक्ति है वो है जिसके नाम पट्टा है, मतलब जिसकी जमीन है ओरिजिनलिटी में, है ना। वो तो सेकेंडरी हो गया, कौन? आपका रेंट जिसको दिया है या लीज पे जिसको दिया है। मान लो पट्टा, पट्टा हमने राम के नाम दिया हुआ है तो राम ही इस टैक्स का मालिक है, सॉरी संपत्ति का मालिक है और टैक्स चुकाने के लिए दायित्व रखता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार एग्रीमेंट हो जाता है किन लोगों में, ये जो रेंट लेने वाले लीज लेने वाले पे, कि किसी प्रकार का जो टैक्स है वो कौन चुकाएगा उसके बारे में इनके एग्रीमेंट में लिखा होता है। ठीक है, ये होता है। अब क्या होता है कि ये पट्टाधारी जो है, ये भूखंड स्वामी टैक्स देने से कतराता है कि मना करता है हम नहीं दे रहे टैक्स, टैक्स तो ये देगा। अब ये आपस में इनका विवाद है ना। तो अपने को सिंपल सी बात है कि सरकार को चाहिए टैक्स। अब टैक्स चाहे ए दे चाहे बी दे, क्या फर्क पड़ता है, टैक्स तो टैक्स होता है। अगर ये मना कर देगा तो हम इसको देंगे, अगर ये भी मना कर देगा, इनमें आपस में लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस दुकान को सीज कर देंगे। ठीक है, और तब तक सीज रखेंगे जब तक कोई हमें बकाया नहीं चुकाता। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें है टैक्स से मतलब। प्रथम हक तो किसका होता है? जिसकी जमीन है। दूसरा हक किसका होता है? जो अधिभोगी है।
ठीक है, ये वाली चीज धारा 120 में वर्णित है। धारा 121 कराधान से संबंधित अपीलें। कर निर्धारण या कर निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील या धारा 130 के अंतर्गत मांग पत्र के विरुद्ध अपील कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से की जा सकेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, कराधान से संबंधित अपील। मान लो कोई टैक्स बनाया, टैक्स बन गया 20,000 का। अब 20,000 का टैक्स बन गया, ये स्थिति कब उत्पन्न होती है, और जबकि उसका टैक्स बनना था 15,000 का, है ना। अब ये स्थिति कब, डिफरेंस कब होता है, जब वो स्वयं मालिक जो होता है खुद उस फॉर्मेट में, जो मैंने ऊपर फॉर्मेट बताया था ना, उस फॉर्मेट में अपनी सूचनाएं नहीं देता। तो टैक्स असेसर या इंस्पेक्टर जो भी होता है मौके पे जाके नाप के अपने हिसाब से टैक्स लगा देता है, कि लगभग लगता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि नापने दे ही नहीं रहा वो। ठीक है, तो स्वयं निर्धारण करने में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैक्सिमम की तरफ मान के चलते हैं कि राज्य सरकार को हानि नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इस तरह से टैक्स में ये डिफरेंस आ जाता है, या और भी कोई रीजन हो सकता है ना। किसी ने बेचान कर दी है संपत्ति को, तो संपत्ति बेचान करने पर पहले वाले व्यक्ति के नाम ही अभी तक बिल चल रहा है और नए वाले व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा। तो इस तरह से जो अपील होती है ना टैक्स वसूलने या मांग पत्र के विरुद्ध जो अपील होती है, तो वो अपील कौन किसके समक्ष की जा सकती है, या तो कोई जिला कलेक्टर के समक्ष, जिला कलेक्टर ने कोई व्यक्ति को या राज्य सरकार ने कोई व्यक्ति को नियुक्त किया हो तो उनके समक्ष अपील की जा सकती है ना। जिला कलेक्टर को अपील की जा सकती है, राज्य सरकार को अपील की जा सकती है। सिंपल सी क्या चीज होती है कि एक सिंपल सी एप्लीकेशन पे जो भी आपत्ति है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को के नाम संबोधित कर आपको प्रस्तुत करनी होती है, फिर उसकी जांच होती है। जांच होने पर जो भी सही चीज होती है नियम के अनुसार वो सारे कार्य किए जाते हैं। धारा 122 परिसीमा और दावाकृत कर का निक्षेप। अपील करने हेतु समय सीमा, मतलब कर के मामले में आदेश की सूचना की तारीख के पश्चात अगले 30 दिवस के भीतर भीतर अपील की जा सकती है। अन्य कर के मामले में नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर भीतर अपील की जा सकती है। देखो क्या लिखा हुआ है, कर के मामले में आदेश संसूचना की तारीख के पश्चात अगले 30 दिवस के भीतर भीतर अपील, मतलब 30 दिन के भीतर भीतर आपको अपील करनी है। ठीक है, यदि अन्य कर के मामले में नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस, मतलब कोई आपको नोटिस मिल गया कि ये आपको ये कर चुकाना है, तो उसके भी 30 दिन के बाद तक अपील की जा सकती है। यदि नोटिस नहीं मिला है तो प्रथम मांग पत्र की तारीख के पश्चात 30 दिवस के भीतर भीतर। देखो क्या होता है कि कभी हमें टैक्स वसूलना है, मैं देखो निगम का कर्मचारी हूँ, निगम में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि हम पहले देते हैं बिल। बिल मतलब हम देते हैं डिमांड कि ये आपका टैक्स बन रहा है, ये इस नाम से, और ये इतने सालों का टैक्स, ये टैक्स आपका ये हो गया। ठीक है, टैक्स देना है। अब ये लोग ध्यान देते नहीं है, लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। लोग ध्यान देते नहीं, सीरियस लेते नहीं। फिर जाता है इनको नोटिस कि हमने आपको ये वाला बिल का नोटिस भेजा दिया है, जो है मांग पत्र भेजा था ना, आपने आज दिनांक तक इसको जमा नहीं कराया है, जल्दी से जमा करा दो नहीं तो कुर्की की जाएगी, सीज कर दी जाएगी बिल्डिंग, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिर क्या होता है कि या तो ये जो नोटिस मिला उसके 30 दिवस तक कर दो, ठीक है ना, या फिर ये नोटिस मिला है इसके 30 दिवस तक कर दो। यदि नोटिस नहीं मिला है तो ये 30 दिवस तक कर दो अपील। ये अपील कहाँ की जाती है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या फिर आपके जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष। ठीक है, आवेदक द्वारा दावाकृत रकम नगर पालिका में जमा न करा दी हो तो अपील की जा सकती है। मतलब अगर राशि जमा करा दी है तो अपील नहीं की जाएगी। क्या होता है कि मान लो किसी ने जल्दबाजी में जमा करा दी 25,000 रुपए जो इसके बन रहे थे मांग पत्र के अनुसार, परंतु वो उसने पैसे जमा करा दिए, उसने बाद में ध्यान दिया कि मेरे तो 15 ही बनते थे, अब 10,000 मुझे वापस दो। तो ऐसा नहीं होगा किसी भी स्थिति में। एक बार जो राशि जमा करा दी तो वो वापस रिटर्न नहीं होगी। आपको 25,000 जब जमा करा रहे हो उस समय ही चेक कर लेना है कि वास्तव में मेरी राशि की यही बनती है या फिर कुछ अलग बनती है। यदि अपील प्राधिकारी को लगता है कि लेखबद्ध कारण पर्याप्त है तो रकम जमा कराने के बाद अपील सुन सकता है। मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी या अपील अधिकारी को ये लगता कि वास्तव में इस आदमी के साथ जाती हुई है, उसने पहले भी अपील करी थी परंतु फिर भी पैसे जमा कराने पड़े, नगर निगम की ढीलाई, कर्मचारी की ढीलाई, या नगर पालिका की ढीलाई, या किसी भी तरह का जो है अनियमितता पाई गई है, तो क्या होता है कि अपील सुनी जा सकती है पैसे जमा कराने के बाद भी। ये अलग से प्रावधान किया हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। धारा 123, धारा 123 में खर्चे, क्या खर्चे लिखे हैं, प्रत्येक अपील के विरुद्ध पर खर्चा दिलवाना अपील अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा।
नगर पालिका को दिलाए गए खर्च नगर पालिका द्वारा इस अध्याय में वर्णित नियमानुसार वसूल किए जाएंगे। यदि नगर पालिका किसी अभिलाषी को दिलाए गए खर्च का संदाय आदेश दिनांक के पश्चात 30 दिवस के भीतर करने में असमर्थ रहती है तो खर्चे दिलाने वाला अधिकारी आदेश जारी कर खर्च दिलाएगा। मतलब जो भी अपील को सुनने में करने में जो भी खर्चा आता है वो उसको खर्चों की बात दे रखी है कि इतना खर्चा दिलाएगा, इतना नहीं दिलाएगा, कब दिलाएगा, कब नहीं दिलाएगा। धारा 124 कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन। मतलब सिविल और आपके दांडिक न्यायालयों के क्या क्या अधिकार दे रखे हैं उसके बारे में वर्णन है। किसी प्राधिकारी द्वारा कर मूल्यांकन या निर्धारण पर कोई आक्षेप नहीं किया गया है किया जाए किसी प्राधिकारी द्वारा कर मूल्यांकन या निर्धारण पर किसी भी तरह का आक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही कराधान किए जाने वाले व्यक्ति के दायित्व को प्रश्नगत किया जाएगा। ठीक है। कराधान कर निर्धारण करने या उसे अपास रद्द करने की शक्तियां अपीली अधिकारी को ही होगी। ठीक है। अपील आदेश दिए जाने के 30 दिवस के भीतर पुनः अपील पारित कर पुनर्वलोकन किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि सिविल और दांडिक न्यायालयों की क्या अधिकारिता है कि कोई भी अधिकारी कर का मूल्यांकन या निर्धारण पर कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक। न ही कराधान किए जाने वाले व्यक्ति के दायित्व का प्रसंगत किया जाएगा। मतलब जैसे मैंने बताया था ना आपको कि कर निर्धारक है, इसने स्वयं निर्धारण फॉर्म खुद नहीं भर दिया क्योंकि वो अगली पार्टी भर के नहीं दे रही थी। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने इसका 125 जैसे 100 था तो 100 से इसने 125 कर दिया, तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि 125 क्यों कर दिया आपने जबकि 100 ही था। तो गलती इसकी है नहीं, गलती उसकी थी। तो ये वाली अधिकारिता का वर्णन दे रखा है ना। कोई भी टैक्स को रद्द करना है तो उसकी शक्ति किसकी होगी? अपीली अधिकारी को ही होगी। ठीक। इस तरह से ये सारी चीजें दे रखी है। धारा 125 व्यावर्तियां। व्यावर्तियां क्या होती है अभी देखो समझ में आएगा। कोई कर निर्धारण करते समय नोटिस, बिल, व्यक्ति, संपत्ति आदि का उल्लेख हो, परंतु व्यक्ति का नाम, निवास स्थान, कारोबार आदि में भूल के कारण मात्र लेखन की गलती होने पर बिल गलत या अवैध नहीं होगा। सिंपल सी बात क्या है कि किसी का अगर गलत नाम हो गया ना, जैसे मान लो राम प्रसाद किसी का नाम था और उसकी जगह राम प्रकाश नाम लिखा हुआ आ गया। ठीक है। राम प्रकाश नाम लिखा हुआ आ गया बिल के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल गलत हो गया। बिल तो सही है, नाम गलत है तो नाम का करेक्शन किया कर दिया जाएगा, है ना। कहीं चीजों को लेके बैठ जाए कि नाम गलत है तो हमारा ये टैक्स है ही नहीं, ये तो राम प्रकाश का टैक्स है। नहीं नहीं नहीं, भूखंड तो आपका ही है ना, चाहे राम प्रकाश हो चाहे चमन प्रकाश हो, है ना। तो ये चीज है। तो इसमें अगर व्यावर्तियां हैं तो व्यावर्तियां जो है आपकी गलत अवैध नहीं होगा वो वाला बिल। अर्थात बिल में संपत्ति स्वामी या अधिभोगी का नाम पता होना आवश्यक नहीं है। हम नगर निगम में देखते हैं जिसका है ना नाम पता नहीं होता, नाम नहीं मिलता ना हमें, तो क्या करते हैं हम उसको प्रॉपर्टी ऑनर के नाम से हम बिल या डिमांड नोटिस जारी कर देते हैं। करों का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। मतलब करों का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। ये देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो कि ये संपत्ति है और इस संपत्ति पर आपके ये मालिक है। अब ये मालिक रहता है विदेश। इस अरे ये क्या हो गया, विदेश चला गया मालिक। देखो मालिक रहता है कहाँ पे? विदेश में रहता है मालिक, विदेश रहता है ना। और इसने अपनी संपत्ति को रेंट पे दे दी या लीज पे दे दी। ठीक। अब मान लो ये जो लीज जिसने ले रखी है ये टैक्स देता है। अब टैक्स दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी संपत्ति हो गई। कल कोई वो उस टैक्स में या बिल में जो भी नाम है उसको ले जाके और कोर्ट में कर दे कि मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, ये संपत्ति मेरी है, कब्जा करने की नीयत से। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 126 में 125 में कि जो टैक्स चुका रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूमि का स्वामी है। भूमि का स्वामी तो कोई और हो सकता है, स्पष्ट लिखा हुआ है। मतलब ये जो है स्वामित्व का अधिकार नहीं माना जा रहा। धारा 126 दायित्व प्रकट करने की बाध्यताएं। किसी भी स्वामी अधिभोगी को निम्न सूचनाएं देनी होगी। क्या क्या सूचनाएं देनी होगी? क्या ऐसा निवासी इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर संदत करने का दायी है? रकम जिस पर उसका
उसका निर्धारण होना चाहिए। वह मतलब उसमें क्या दी जाएगी, एक तो उस अधिनियम के निवासी मतलब उस व्यक्ति का नाम पता दिया जाएगा, ठीक है। वो रेट दी जाएगी, जिस मतलब जो भी आपकी राशि है वो दी जाएगी, है ना, कितने राशि जमा करानी है, ठीक है। और क्या उपयोग में लिया जा रहा है, निवासी जिस पर संदत करने का दायित्व मतलब कॉमर्शियल यूज लिया जा रहा है या फिर रेजिडेंशियल यूज का यूज हो रहा है प्रॉपर्टी का, ये सारी चीजें उसमें आपके मांग पत्र में उल्लेख होगा। जो उक्त तीनों बात स्पष्ट करती हो, अगर कोई निवासी ऐसी सूचना नहीं देता है तो असत्य देता है तो उस पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, है ना। तो ये सारी जो है पब्लिक को ही देनी पड़ेगी। धारा 127 में क्या लिखा है, करों को वसूल करने का कर्तव्य। धारा 102 और धारा 103 के अंदर जो भी कर थे उनको वसूल करने का कर्तव्य किसका है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आएगा 100%। करों को वसूल करने का कर्तव्य किसका है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का। धारा 128 कर के बिल को प्रस्तुत किया जाना। इस अधिनियम के तहत कर योग्य राशि वसूल करने हेतु घोषित की जाए, करदायी व्यक्ति को उक्त राशि का बिल प्रस्तुत नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। मतलब जो भी राशि या कोई भी कर वसूलना है तो उसका जो कर की राशि है उसका बिल दिया जाएगा किसको, संबंधित व्यक्ति को, कि आपका ये बिल है और आप इस टैक्स को जमा कराइए। ये धारा 128 में लिखा हुआ है। धारा 129 में क्या लिखा है, बिल की अंतर्वस्तु मतलब बिल में क्या क्या लिखा हुआ है, कि बिल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कि कालावधि जिसके लिए बिल होगा, मतलब वो समय लिखा होगा कि जिस टाइम के लिए बिल लिया जाएगा। मान लो आज की डेट में अगर बिल बनता है तो 2022 और 2023 का बिल लिया जाएगा। ये जो कर लगता है वो 1 अप्रैल से 30 मार्च मतलब वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स लगाया जाता है। तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की अवधि मेंशन होगी। संपत्ति का ब्यौरा, संपत्ति का ब्यौरा होगा, नाम पता होगा। दूसरा आपके इस यूज में लिया जा रहा है, कॉमर्शियल रेजिडेंशियल, इस तरह से आपका होगा। अपील करने की अवधि, अपील आप अगर आपको इस बिल में कोई भी ऐतराज है तो आप इसके 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपके मांग में लिखा। मांग का नोटिस, मांग का नोटिस, नोटिस बिल प्रस्तुत करने के पश्चात यदि दायी व्यक्ति बिल में वर्णित राशि जमा नहीं करवाता है तो 15 दिवस के पश्चात मांग का नोटिस चौथी अनुसूची के अनुरूप जारी किया जाएगा। समझ में आ गया, मांग का नोटिस। और एक होता है मांग पत्र, मैंने अभी बताया ना, मांग पत्र डिमांड नोटिस देंगे आपको और वो अनुसूची 2 और 3 के तहत दिया जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो, अब मांग का नोटिस क्या होता है, ये हो गया मांग का प्रारूप मतलब डिमांड नोटिस। अब बिल जो है, ये बिल हो गया, सॉरी बिल हो गया, ये बिल हो गया धारा अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के तहत। अब ये जब बिल हमने दे दिया कि पैसे जमा कराओ, अगर नहीं कराता है तो उसके बाद दिया जाएगा उसको नोटिस, 15 दिवस के बाद उसको नोटिस दिया जाएगा, मांग का नोटिस, कि आपने ये जो है जमा नहीं कराया है और आपको यह है पहले भी बिल दिया जा चुका है। तो इस तरह से मांग का नोटिस धारा 130 के अधीन दिया जाएगा। तो आज की क्लास में ये सारी चीजें थी। और आज की क्लास जो है आपकी धारा 114 से 130 तक हमने धाराएं पढ़ ली हैं, बिल्कुल इजी वे में पढ़ी है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, मैं आपको लिख के दे दूं। और आपको अगर कहीं और से ऐसा मिल जाए तो आप बिल्कुल कंपेयर करना कि सबसे सही तरीका कौन सा। अब देखो, अब धारा 114 से लेके धारा 130 तक का जब आप किताब खोल के बैठोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे लाइनें समझ में आएगी, बिल्कुल सिंपल वे में। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे चीजों को समझ लिया है, बारीकी से समझ लिया है। और बिल्कुल मैं तो प्रैक्टिकली चीजों को देखता हूँ नगर निगम में कि इस तरह से टैक्स वसूला जाता है, इस तरह से सीज किया जाता है कोई भी भूखंड, इस तरह से क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें वर्णन है। देखो नगर निगम की जॉब ऐसी है, पुलिस की जैसी जॉब है ना, राठौड़ी वाली, उस तरह की जॉब है। बस पुलिस की जॉब से भी ज्यादा पावर है नगर निगम की या नगर पालिका की जॉब में, पावर, शक्तियां ज्यादा है। हाँ, और शक्तियां ज्यादा है ना, तो शक्तियां जो ज्यादा है, बस नगर निगम और पुलिस में डिफरेंस ये है कि पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी है, नगर निगम की जो ऑफिस ओवर रहते हैं वो ड्यूटी है, ऑफिस सैटरडे संडे ऑफ मिलता है ना। तो लेकिन पावर नगर निगम में ज्यादा है, एक खुद की स्थानीय सरकार होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं मुझे, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए आप ये सारी वीडियो देखो, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा।
वीडियो में आपको बिल्कुल आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप बिल्कुल वो सारी वीडियो देख सकते हो। और चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।